सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 16/9/2022 का हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन फर्स्ट द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या 1, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। 150 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: हड़प्पा काल से गुप्त काल तक मूर्तिकला राजकीय संरक्षण के साथ निरंतर विकसित होती रही। गुप्त काल के दौरान मूर्तिकला अपने विकास के चरम पर पहुंच गई, लेकिन बाद की शताब्दियों के दौरान गिरावट शुरू हुई। हालांकि 7वीं और 8वीं शताब्दी में मूर्तिकला फिर से एक नई मूल भावना के साथ विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान, मध्य भारत और कुछ हिमालयी राज्यों में मंदिर स्थापत्य के साथ ये लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देने लगती है। मध्यकाल में कलाकारों ने मंदिर स्थापत्य के अंतर्गत बड़ी संख्या में देवी देवताओं के साथ साथ मानव आकृतियों का निर्माण किया। कलाकारों द्वारा नक्काशी की गई सबसे महत्वपूर्ण छवियां विष्णु, सूर्य, उमा, महेश्वरा, बुद्ध, महावीर और अन्य जैन तीर्थंकरों की थीं। इन कामों में इन कलाकारों ने बड़ी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मध्यकाल की मूर्तियां वास्तव में उच्च कलात्मक मानक की हैं। मानव छवियों और देवी देवताओं की छवियों के अलावा कलाकारों ने कुछ ऐतिहासिक या अर्ध ऐतिहासिक दृश्यों को भी मूर्तिकला के प्रतिपाद्य विषय के रूप में समाहित किया गया है। इस काल की मूर्तिकला में महिलाओं को विभिन्न प्रकार की मुद्राओं और दृष्टिकोण, दैनिक जीवन के घरेलू दृश्य, योद्धाओं की भूमिका आदि दिखाए। मुसलमानों के आगमन के साथ मूर्तिकला की कला को संरक्षण और आत्म अभिव्यक्ति के अवसरों की कमी के कारण गिरावट शुरू हुई। भारत में मुस्लिम शक्ति के प्रसार ने मूर्तिकला को नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम कानून के अनुसार जीवित मानव की छवियों का निर्माण करना पापी और सर्वशक्तिमान लोगों के लिए और भी अधिक पापपूर्ण है। इसलिए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे देवी देवताओं, मनुष्यों या जानवरों की छवियों को बनाने से रोकना अपना धार्मिक कर्तव्य माना। उन्होंने चित्रों और मूर्तिकला प्रतिनिधित्व के बड़े पैमाने पर विनाश का सहारा लिया। परिणाम स्वरूप मध्यकाल के अधिकांश मूर्तिकला के अवशेष नष्ट हो गए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मूर्तिकला की कला को मध्यकाल में कट्टरपंथी मुसलमान शासकों के द्वारा अधिकतम नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मध्यकाल में मंदिर स्थापत्य के अंतर्गत मूर्तिकला के विकास के प्रतिकूल माहौल होने के बावजूद उड़ीसा, दक्षिण भारत आदि जैसे कुछ क्षेत्रों में मूर्तिकला की शास्त्रीय परंपरा जारी रही, जिसने न केवल मूर्तिकला विकसित करी बल्कि नई नई प्रयोग धर्मिता के कारण इसने नई ऊंचाई हासिल की। यदि हम मध्यकाल में मंदिर स्थापत्य के अंतर्गत पल्लव मूर्तिकला, चालुक्य मूर्तिकला, चोल मूर्तिकला, पाल मूर्तिकला, राष्ट्रकूट मूर्तिकला, बुंदेलखंड खजुराहो की मूर्तिकला, सल्तनत मूर्तिकला एवं मुगल मूर्तिकला के प्रतिपाद्य विषयों की विश्लेषण करें तो एक बात स्पष्ट तौर पर उभर कर आती है कि जहां एक ओर मध्यकाल से पूर्व मूर्तिकला के प्रतिपाद्य विषय आदर्शात्मक होते थे, वहीं इस काल में उनका वर्ण्य विषय सामाजिक जीवन से संबंधित हो गया था। इस तथ्य के सबसे सटीक उदाहरण खजुराहो और दक्षिण भारत के मंदिरों पर देखे जा सकते हैं। जहां खजुराहो के मंदिर लोगों के बीच बढ़ते तंत्र के प्रभाव की स्वीकारोक्ति है, वहीं दक्षिण भारत की मूर्तिकला उनके सामाजिक और धार्मिक विश्वास को दर्शाते हैं। प्रश्न संख्या 2, अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही? कारण बताएं। 150 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत विजय का विश्लेषण करें तो एक निष्कर्ष तो सर्वमान्य है कि कंपनी की सेना संगठन और अनुशासन के मामले में भारतीय राजाओं की सेना से बेहतर थी। बावजूद इसके
भारतीय शासकों की सेना संख्या बल में अधिक थी। कंपनी की सेना ने हरेक संघर्ष में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की, फिर चाहे वो प्लासी का युद्ध हो, बक्सर का अथवा 1857 का विद्रोह हो। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन कंपनी की असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल और स्थानीय शासकों की सेना मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। चूंकि कंपनी के आगमन से पहले स्थानीय राजाओं का जो भी संघर्ष होता था, उनमें दोनों ही पक्ष लगभग एक ही तकनीक के आधार पर युद्ध करते थे, और जो कारण युद्ध में विजय का होता था वो था सैन्य बल की संख्या। सैन्य बल को बढ़ाने के लिए ये शासक स्थानीय किसानों और गैर पेशेवर लोगों को सेना में भर्ती कर लेते थे, जो सिर्फ युद्ध के समय ही सेना का हिस्सा बनते थे, बाकी समय अपना परंपरागत पेशा करते थे। इसलिए इन स्थानीय शासकों को कभी भी सेना के पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। कंपनी का सैन्य ढांचा भी भारतीय सैनिकों से मिलकर बना हुआ था, लेकिन 19वीं सदी में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी ने अपनी सेना को बदली परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया। चूंकि कंपनी अपने साम्राज्य का विस्तार बर्मा, म्यांमार, अफगानिस्तान और मिस्र में कर रही थी, इसलिए कंपनी की भारतीय सेना वहां भेजी गई, जिसके कारण कंपनी की सेना नए वातावरण में खुद को ढालने की कला सीखने के साथ साथ नए युद्ध शस्त्रों का प्रशिक्षण लेकर लौटी। उक्त कारणों ने कंपनी की सेना का कलेवर और सैन्य ढांचा पूरी तरह बदल दिया, जबकि देशी शासक परंपरागत युद्ध तकनीक के प्रति अपना मोह नहीं छोड़ सके। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी एक समरूप सैन्य संस्कृति विकसित करने में लगी थी। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा, जिस कारण सेना को एक मजबूत, अनुशासित और पेशेवर आधार मिला। रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय शासकों से बहुत आगे थीं, और वे अत्यंत सुगठित कंपनी के आदेशों के अधीन कार्य करती थीं, जिसके पास जनशक्ति के पर्याप्त स्रोत और अंग्रेजी साम्राज्य के भरपूर संसाधन थे। उक्त कारणों के मूल में ही भारतीय शासकों की अधिक सैन्य शक्ति के बावजूद पराजय के कारण निहित हैं। पृष्ठ संख्या 112। प्रश्न संख्या 3। औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है? कारण बताएं। 150 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: अकाल भारतीय इतिहास में कोई नई घटना नहीं थी, वरन प्राचीन काल एवं मध्यकाल में भी हम अकाल का जिक्र पाते हैं, किंतु ब्रिटिश शासन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण तथ्य अकालों की निरंतरता एवं तीव्रता थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत 12 बार बड़े अकाल पड़े तथा 4 बार अनाजों की भीषण कमी हुई। उदाहरण स्वरूप 1769-70 द्वैध शासन के परिणाम स्वरूप बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1/3 जनसंख्या नष्ट हो गई थी। इसी तरह 1781-82 में मद्रास, चेन्नई एवं 1784 में उत्तर भारत में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें बड़े स्तर पर जनहानि हुई थी। आगरा में 1865 में, उड़ीसा में 1877-78 एवं 1895-96 के अकाल एक तरह विभीषिका के महासागर कहे जा सकते हैं। लेकिन एक तथ्य यहाँ उल्लेखनीय है कि सभी अकाल रेलवे के विकास के बाद के हैं। इस संदर्भ में सबसे बड़ी आलोचना ये थी कि सरकार ने रेलवे का उपयोग अकाल प्रभावित क्षेत्रों में अनाज और राहत पूर्ति के लिए नहीं किया। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ब्रिटिश सरकार के लिए रेलवे और उनके द्वारा विकसित किए जा रहे संसाधन औपनिवेशिक शासन को मजबूत करने के लिए थे, न कि सुधार या लोक कल्याण के लिए। इसके अतिरिक्त औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत अकाल को प्रेरित करने वाले अन्य कारक निम्नलिखित थे। ब्रिटिश शासन के शोषणकारी नीतियों के कारण
किसानों की क्रय शक्ति अत्यधिक कम हो गई थी। परिणाम स्वरूप अनाजों की कमी की स्थिति में वे अनाज खरीद कर नहीं रख सकते थे। ब्रिटिश सरकार ने अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए व्यावसायिक फसलों की खेती को प्रोत्साहन दिए जाने के कारण मोटे अनाजों का उत्पादन, जो गरीबों का मुख्य आहार था, दुष्प्रभावित हुआ। जब भारत के कई क्षेत्र अनाजों की कमी की समस्या झेल रहे थे, तब भी औपनिवेशिक सरकार के द्वारा भारत से अनाजों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया। ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण रेलवे ने अकालों की विभीषिका को और ज्यादा बढ़ाया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ब्रिटिश राज्य में पड़ने वाले अकालों की तीव्रता के पीछे प्राकृतिक कारणों के बजाय मानव निर्मित अर्थात ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियां जिम्मेदार थीं। प्रश्न संख्या 4, प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं और प्रकारों का वर्णन कीजिए। 150 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा धरातल पर जमकर ठंडा हो जाता है, जिससे प्राथमिक चट्टान का निर्माण होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इनका ही निर्माण होता है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। इन चट्टानों को आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। प्राथमिक चट्टानों की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहली, ये चट्टानें मैग्मा अर्थात लावा के ठंडा होने से निर्मित होती हैं। दूसरा, ये रवेदार परत विहीन एवं कठोर प्रकृति की चट्टानें हैं। तीसरा, प्राथमिक चट्टानों में जल प्रवेश नहीं कर पाता, जिस कारण इसमें रासायनिक अपक्षय बहुत कम पाया जाता है। चौथा, ये चट्टानें पिघले मैग्मा अर्थात लावा के जमने से बनती हैं, इसलिए इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। पांचवां, कायांतरित तथा अवसादी चट्टानें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक चट्टानों से निर्मित होती हैं। प्राथमिक चट्टानों के प्रकार निम्नलिखित हैं। उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक चट्टानों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला, आंतरिक चट्टानें और दूसरा, बाह्य चट्टानें। आंतरिक चट्टानें, आंतरिक चट्टानों को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। पहली, पातालिक चट्टानें व दूसरी, मध्यवर्ती चट्टानें। पातालिक चट्टानें, इस प्रकार की चट्टानें पृथ्वी की अधिक गहराई में मैग्मा के ठंडा होने से निर्मित होती हैं। ग्रेनाइट पातालीय चट्टान का एक उदाहरण है। मध्यवर्ती चट्टानें, भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा जब पृथ्वी में भीतरी मार्ग में मिलने वाली संधियों में, दरारों में या तलों में जमकर ठोस हो जाता है, तो ऐसी चट्टानों को मध्यवर्ती चट्टान कहते हैं। ये चट्टानें धरातल पर कई रूपों में प्रकट होती हैं, जैसे बैथोलित, फैकोलित, लोपोलित, डाइक, सिल आदि। ये सभी मध्यवर्ती चट्टानों के विभिन्न रूप होते हैं, न कि प्रकार। दूसरी, बाह्य चट्टानें। मैग्मा के धरातल पर आकर ठंडे होने से जो चट्टानें बनती हैं, वे बाह्य चट्टानें कहलाती हैं, जैसे बेसाल्ट चट्टानें। रासायनिक संरचना की दृष्टि से प्राथमिक चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय चट्टानें, जब प्राथमिक चट्टानों में सिलिका मात्रा 65 से 85% तक होती है, तो इन्हें अम्लीय चट्टान कहते हैं। ग्रेनाइट इसका प्रमुख उदाहरण है। क्षारीय चट्टानें, जब प्राथमिक चट्टानों में सिलिका की मात्रा 45 से 60% तक होती है, तो उसे क्षारीय चट्टानें कहते हैं। ग्रेबो तथा डोलेराइट इसका उत्तम उदाहरण है। प्रश्न संख्या 5, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा करें। 150 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात की चेतावनी 4 चरणों में जारी की जाती है। प्रथम चरण की चेतावनी, जिसे प्री साइक्लोन वॉच के रूप में जाना जाता है, इसके लिए किसी भी रंग कोड अर्थात कलर कोड का प्रयोग नहीं किया जाता है।
प्रथम चरण की चेतावनी 72 घंटे पहले जारी की जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में संभावित तीव्रता और तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम का अनुभव होने की संभावना होती है। द्वितीय चरण की चेतावनी, जिसे साइक्लोन अलर्ट के नाम से जाना जाता है, इसे दर्शाने के लिए पीले रंग कोड का प्रयोग करते हैं। ये चेतावनी तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावित शुरुआत से कम 48 घंटे पहले जारी की जाती है। इसमें तूफान या चक्रवात की स्थिति, तीव्रता, दिशा, संभावित मौसम आदि की सूचना तटीय जिलों और मछुआरों, आम जनता, मीडिया और आपदा प्रबंधकों को जारी की जाती है। तृतीय चरण की चेतावनी, जिसे साइक्लोन चेतावनी के रूप में जाना जाता है, इसे नारंगी रंग कोड द्वारा दर्शाया जाता है। ये चेतावनी तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावना से कम 24 घंटे पहले जारी की जाती है। इस चरण में लैंडफॉल पॉइंट की भविष्यवाणी की जाती है। इस चरण में प्रत्येक 3 घंटे के अंतराल पर चक्रवात की स्थिति, तीव्रता, संभावित बिंदु, लैंडफॉल का समय, संभावित भारी वर्षा, तेज हवा आदि से अवगत कराया जाता है। चतुर्थ चरण की चेतावनी, जिसे पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक के रूप में जाना जाता है, इसे लाल रंग कोड द्वारा दर्शाया जाता है। ये चेतावनी लैंडफॉल के अपेक्षित समय से कम 12 घंटे पहले जारी की जाती है। इस चरण में चक्रवात की संभावित गति व दिशा की जानकारी प्रदान की जाती है। साथ ही आंतरिक क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम का अनुभव होने की संभावना बताई जाती है। प्रश्न संख्या 6, दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का वृहद उद्गार हुआ, जो सीढ़ीनुमा आकृति में फैल गया। सीढ़ीनुमा आकृति के कारण ही इसे ट्रैप शब्दावली से संबोधित किया जाता है। ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में फैला है तथा झारखंड, छत्तीसगढ़ व तमिलनाडु के कुछ भागों में टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। पृष्ठ संख्या 113, प्राकृतिक संसाधन संभावना। ए, भौगोलिक दृष्टि से दक्कन ट्रैप लंबवत संचलन के उदाहरण हैं, अतः यहाँ जलप्रपात की बाहुल्यता है। इन जलप्रपातों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन में संभावना के तौर पर देखा जा सकता है। बी, दक्कन ट्रैप पर अनेक प्राकृतिक खट्टे पाए जाते हैं, जिन्हें तालाबों के रूप में प्रयोग कर सिंचाई की संभावना संभव है। सी, दक्कन ट्रैप लावा प्रवाह का परिणाम है, अतः लावा निर्मित बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय व अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कपास, सोयाबीन व चने की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। डी, दक्कन ट्रैप लावा निर्मित होने के कारण धात्विक खनिजों का धनी है। इसमें क्वार्ट्ज, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, पोटाश, फॉस्फेट आदि पाए जाते हैं, जिनका उपयोग प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जा सकता है। ई, दक्कन ट्रैप या दक्कन के पठार की चट्टानों में सोना, चांदी और बहुमूल्य धातु भी पाई जाती हैं, जो आभूषण बनाने के उद्योगों को बढ़ावा दे सकती हैं। अतः ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दक्कन ट्रैप में प्राकृतिक संसाधनों की अपार संभावनाएं निहित हैं। प्रश्न संख्या 7, भारत में पवन ऊर्जा की क्षमता का परीक्षण कीजिए एवं उनके सीमित स्थानिक प्रसार के कारणों को समझाइए। 150 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: प्रवाहित वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। ये अक्षय ऊर्जा है। चीन, यूएसए तथा जर्मनी के बाद पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चतुर्थ स्थान है। 31 जुलाई 2022 तक
कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 40.89 गीगावाट था। पवन ऊर्जा क्षमता मुख्य रूप से दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फैली हुई है। पवन ऊर्जा भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 10% है। 31 मार्च 2021 तक राज्य द्वारा स्थापित पवन क्षमता: तमिलनाडु 9608.04 मेगावाट, गुजरात 8561.82 मेगावाट, महाराष्ट्र 5000.33 मेगावाट, कर्नाटक 4938.60 मेगावाट, राजस्थान 4326.82 मेगावाट, आंध्र प्रदेश 4096.65 मेगावाट, मध्य प्रदेश 2519.89 मेगावाट, तेलंगाना 128.10 मेगावाट, केरल 62.50 मेगावाट, अन्य 4.30 मेगावाट, कुल 39,247.50 मेगावाट। पवन ऊर्जा के सीमित स्थानिक प्रसार के कारण पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। अतः देश के ऐसे स्थान जहां निरंतर 5 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से पवन प्रवाह करती है, वहां पवन ऊर्जा की अधिक संभावनाएं होती हैं। भारत के गुजरात तटीय क्षेत्रों, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप के अनेक भागों में पवन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। अतः इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पवन ऊर्जा का विकास निरंतर किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 8, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। 150 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: कोविड-19 वैश्विक महामारी जनित लॉकडाउन से उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के बीच बहुराष्ट्रीय कंपनियों, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों, सॉफ्टवेयर कंपनियों, शिक्षण संस्थाओं ने अपने कार्मिकों से कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन से इंटरनेट का उपयोग करते हुए घर से काम करने की व्यवस्था से अपनाया। वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत अधिकांश कामगारों के पारिवारिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से महानगरों या नगरों में छोटे छोटे आवासों में रहने वाले कामगारों पर। जिन परिवारों में एक से अधिक कामगारों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, वहां जगह, एकांत, शोर रहित वातावरण की समस्या उत्पन्न हुई। काम के दौरान पति पत्नी, संबंधियों, बच्चों द्वारा व्यवधान डालने से अनेक कामगार तनावग्रस्त हो गए। परिवारीय जनों के लिए ये अप्रत्याशित ही था। वे कामगार की वर्क फ्रॉम होम की बाध्यता, मजबूरियों, चुनौतियों को समझ ही नहीं सके। घर परिवार में कार्यालय जैसा माहौल न बन पाने पर कार्य की गुणवत्ता, कार्यदक्षता प्रभावित हुई। अनेक कामगारों का नाश्ता, भोजन, अनेक नैतिक क्रियाओं में व्यवधान आया। कामकाजी महिलाओं पर वर्क फ्रॉम होम के दौरान कार्यालय या कंपनी का काम, बच्चों की देखभाल, उनकी ऑनलाइन पढ़ाई का ध्यान रखना आदि के रूप में जिम्मेदारियों में वृद्धि हुई। वर्क फ्रॉम होम के दौरान पेशे से जुड़े दायित्वों और पारिवारिक दायित्वों के बीच सामंजस्य बैठाने में कठिनाई उत्पन्न हुई। प्रश्न संख्या 9, उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्य वर्ग के उभार से टीयर 2 शहरों का विकास किस तरह संबंधित है? 150 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: पिछले कुछ वर्षों में महानगरों या टीयर 1 शहरों के बजाय छोटे कस्बों और शहरों, जिन्हें टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के रूप में भी जाना जाता है, में रोजगार के अवसरों के साथ साथ उपभोक्तावादी संस्कृति का भी तेजी से प्रसार हुआ है। टीयर 1 शहरों में रोजगार के बढ़ते अवसरों, शहरों में जमीन की कमी, निर्माण और
जमीन खरीद में आने वाली अत्यधिक लागत, प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतें, कम होती मांग, बुनियादी ढांचे की कमी और जीवन यापन की लागतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों को टियर 2 और टियर 3 शहरों की ओर रुख करने के लिए मजबूर कर दिया है। उपभोक्ता कारकों के अलावा टियर 2 और टियर 3 शहर महानगरों में होने वाली परेशानियों जैसे कि जीवन की गुणवत्ता में कमी, रहने की अधिक लागत, महंगा परिवहन, अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और महंगी हेल्थ केयर और महंगी शिक्षा आदि से मुक्त होते हैं। वर्तमान में उभरते हुए टियर 2 और टियर 3 शहरों में से कुछ इस प्रकार से हैं। पश्चिम में वडोदरा, सूरत, नासिक और नागपुर, दक्षिण में कोयम्बटूर, कोच्चि, मैंगलोर, तिरुवनंतपुरम और विशाखापत्तनम, पूर्व में भुवनेश्वर और उत्तर में चंडीगढ़, मोहाली, पंतनगर, रुद्रपुर, लखनऊ, कानपुर, इंदौर और जयपुर। चूंकि टियर 2 शहरों में रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, परिणाम स्वरूप देश के प्रत्येक भाग से एवं भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग इन शहरों में बसते जा रहे हैं। रोजगार के बढ़ते इन अवसरों ने इन शहरों में एक ऐसा नव मध्य वर्ग उत्पन्न हुआ है जिसके पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ अतिरेक नकदी है, जिसका उपयोग ये नव मध्य वर्ग भौतिक विलासिता और निवेश के रूप में कर रहा है। परिणाम स्वरूप इन शहरों का सांस्कृतिक विकास के साथ साथ भौतिक विकास भी हो रहा है, जिसके कारण इन शहरों की आर्थिक अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रश्न संख्या 10। भारत के जनजातीय समुदायों की विविधता को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए? 150 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: भारत में जनजातीय आबादी संख्यात्मक रूप से एक अल्पसंख्यक समूह होने के बावजूद समूहों की विशाल विविधता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि जनजातियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति और इतिहास है। वे भारतीय समाज के अन्य वंचित वर्गों के साथ अपर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक वंचना और सांस्कृतिक भेदभाव जैसे विषयों में समानताएं रखते हैं। जनजाति का श्रेणीकरण सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम को दर्शाता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति के रूप में श्रेणीकरण के राजनीतिक प्रशासनिक निहितार्थ भी हैं। अनुसूचित जनजाति की अधिकांश आबादी पूर्वी, मध्य और पश्चिमी पट्टी में संकेंद्रित है, जो 9 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लगभग 12%, दक्षिणी क्षेत्र में लगभग 5% और उत्तरी राज्यों में लगभग 3% जनजातीय आबादी निवास करती है। पृष्ठ संख्या 114। चूंकि एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में निवास करती है एवं इनकी प्रायः अपनी भाषा या बोली होती है, एक जनजाति के सदस्यों की अपनी संस्कृति, रहन सहन व जीवन शैली होती है। एक जनजाति के सदस्य अपनी संस्कृति के नियमों का पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह संबंध बनाते हैं। जनजातीय समाज एक सरल समाज है। विभिन्न जनजातियों का निर्माण अनेक सामाजिक समूहों जैसे परिवार, गोत्र तथा अर्धांश के आधार पर होता है, जिसके फलस्वरूप सदस्यों के बीच बहुत घनिष्ठ एवं अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। एक जनजाति में विभिन्न व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों का निर्धारण नातेदारी अथवा क्षेत्र के आधार पर होता है। जनजाति में प्रौद्योगिकीय विकास का स्तर निम्न होता है। मौलिक रूप से जनजातियों में विशेषीकरण और श्रम विभाजन का अभाव देखने को मिलता है। अधिकांश सामाजिक और आर्थिक क्रियाएं सामूहिकता के आधार पर की जाती हैं। गौरतलब है कि अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की पहचान है और इसी के मूल में
निश्चित रूप से भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थित जनजातियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए अपनी संस्कृति के जरिए भारतीय संस्कृति को एक अनोखी पहचान देती है। अतः भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 11, राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है। उदाहरण सहित विचार करें। 250 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: स्वतंत्रता के समय भारत ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों में बंटा हुआ था। स्वतंत्रता के बाद पारित स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत पाकिस्तान पृथक होने के बाद विभक्त प्रांतों को भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक में सम्मिलित होने की बात कही गई। इसके अतिरिक्त प्रांतों को पृथक रहने की भी आजादी दी गई थी। इसके पश्चात रियासतों के एकीकरण द्वारा 552 देशी रियासतों में से 549 भारत में शामिल हो गईं और बची हुई 3 रियासतों हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर ने भारत में शामिल न हो स्वतंत्र रहना स्वीकार किया, परंतु बाद में इन्हें भी भारत संघ में शामिल कर लिया गया। एकीकरण की ये व्यवस्था अस्थायी थी, जिसे स्थायी करने के लिए राज्यों के पुनर्गठन हेतु अनेक समितियां और आयोग जैसे धर आयोग, जेवीपी समिति, फजल अली आयोग बनाए गए। भाषाई आधार पर राज्य गठन हेतु बनी समितियों के सुझाव के बाद पूरे देश में राज्यों के पुनर्गठन को लेकर व्यापक जनांदोलन शुरू हो गए, जिनमें मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग आंध्र राज्य बनाने की मांग सबसे प्रबल थी। अक्टूबर 1952 में पोट्टी श्रीरामलू की आमरण अनशन के चलते मृत्यु हो गई। इसके पश्चात हुई हिंसा के कारण सरकार को 1953 में आंध्र प्रदेश के रूप में नया राज्य बनाना पड़ा। इसके बाद देश के अन्य क्षेत्रों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग जोर पकड़ने के कारण 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के पश्चात भारत में होने वाले लगातार राजनीतिक प्रशासनिक परिवर्तन एवं भाषा और सांस्कृतिक महत्व के आधार पर समय समय पर अन्य राज्यों के निर्माण के गठन की मांग उठने लगी। इन मांगों के आधार पर महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के द्वारा अन्य राज्यों का गठन किया गया, जो कि निम्न हैं। 1954 में 10वें संविधान संशोधन द्वारा दादर व नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1960 में 15वें संविधान संशोधन द्वारा बम्बई को मराठी भाषी और गुजराती भाषी राज्यों को विभक्त कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। 1962 में 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें से गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य बनाया गया। 1962 में 14वें संविधान संशोधन द्वारा अधिगृहित क्षेत्र के रूप में पुदुचेरी को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। 1963 में 16वें संविधान संशोधन द्वारा असम राज्य का गठन किया गया। 1966 में 17वें संविधान संशोधन द्वारा पंजाब से पंजाबी भाषी क्षेत्र को शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य बनाया गया था। इसके पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें से 1971 हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1972 में 19वें, 20वें, 21वें संविधान संशोधनों द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम के द्वारा गठित केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर 19वें, त्रिपुरा 20वें को राज्य का दर्जा दिया गया।
साथ ही मेघालय 21वें को पृथक राज्य बनाया गया। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में विलय के पश्चात सिक्किम एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 1987 में 23वें 24वें संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, जो कि पहले संघ शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में थे, उन्हें वो राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 3 नए राज्य अस्तित्व में आए। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को पृथक कर नया राज्य बनाया गया। 2019 में जम्मू और लद्दाख 2 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन दीव संघीय क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 द्वारा दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव को संघ शासित प्रदेशों का आपस में विलय करके एक ही संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। अतः उक्त संविधान संशोधनों के पश्चात भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में बने हुए हैं। भारतीय संविधान में राज्यों के सीमा निर्धारण के साथ साथ राज्यों के नामों में परिवर्तन की शक्ति भी संसद के पास है। राज्य के नामों में परिवर्तन करने की शक्ति का सबसे प्रथम बार प्रयोग 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश परिवर्तित कर किया गया। उसके बाद 1969 मद्रास का नाम तमिलनाडु, 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक, 1992 में दिल्ली का नाम NCR, 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड तथा पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी और वर्ष 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के गठन के पश्चात हुए भारत के मानचित्र में परिवर्तन ने भारत को एक ऐसा स्वरूप प्रदान किया है जिसके द्वारा भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक समस्याओं को समाधान मिल सके। भारतीय संविधान में संसद को प्रदान की गई राज्यों के गठन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन आदि की शक्ति संसद के महत्व को प्रकट करती है। इस प्रकार संसद में अपनी शक्ति का प्रयोग कर भारत की भाषा एवं सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाकर देश की सुरक्षा और अनुरक्षण प्रदान किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही निरंतर और अबाधित प्रक्रिया है। पृष्ठ संख्या 115। प्रश्न संख्या 12। भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करें। 250 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: गुप्त काल सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से अभूतपूर्व सफलता का काल माना जाता है। गुप्त काल में संस्कृत भाषा साहित्य पुनर्स्थापित हुआ। गुप्त काल में ही संस्कृत काव्य साहित्य ने क्लासिकल मानदंड ग्रहण किए। दूसरे शब्दों में कालिदास और विशाखदत्त जैसे महान विद्वानों की रचना एक मानक के रूप में स्थापित हो गई। इस काल में कुछ अन्य रचनाएं यथा वात्स्यायन की कामसूत्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, शूद्रक का मृच्छकटिकम आदि कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो गुप्तकाल के साहित्यिक उत्कर्ष की गवाही देती हैं। यदि हम गुप्तकाल के स्थापत्य के स्वरूप पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि जहां पूर्वकालीन कला मुख्यतः बौद्ध चेतना से प्रभावित रही थी, वहां गुप्तकालीन कला मुख्यतः ब्राह्मणवादी तत्वों से परिचालित रही। यही वजह है कि इस काल में चैत्य और विहार की जगह मंदिर निर्माण पर बल दिया गया। इस काल के प्रमुख मंदिरों में उमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर प्रमुख हैं। मूर्ति कला के क्षेत्र में गुप्तकाल क्लासिकल मानदंड ग्रहण करता प्रतीत होता है। इस काल में
मूर्तिकला की मथुरा शैली, सारनाथ शैली और पाटलिपुत्र शैली प्रचलित रही है। इसके अलावा गुप्त काल में चित्रकला विकास के उस स्तर पर पहुंच गया था, उसने आगे आने वाले समय युगों के लिए एक मानदंड प्रस्तुत कर दिया। उदाहरण के लिए अजंता और बाग की चित्रकला भारतीय संस्कृति की अनुपम धरोहर है। चोल काल में सांस्कृतिक उपलब्धियों को बड़ा प्रोत्साहन मिला। चोल राजाओं ने अनेक मंदिरों और जलाशयों का निर्माण कराया। राजराज महान ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर का निर्माण 1003 से शुरू होकर 1010 ईस्वी में पूर्ण हुआ। राजेंद्र चोल ने 1025 ईस्वी में अपनी राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम में एक विशाल मंदिर बनवाया। यहीं पर राजेंद्र चोल ने एक विशाल झील खुदवाई और इस झील पर बांध बनवाया जिसकी लंबाई 16 मील थी। इस काल में अनेक सुंदर कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। नटराज की विशाल और भव्य मूर्तियों का निर्माण कलाकारों ने किया। इस काल में साहित्य के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। ये काल तमिल संस्कृति का स्वर्ण युग कहलाता है। प्रसिद्ध विद्वान निरुत्कंदवर ने तमिल महाकाव्य जीवक चिंतामणि की रचना इसी समय हुई। जैन लेखक तोलामुक्ति ने शूलमणि नामक ग्रंथ लिखा। कुलोतुंग तृतीय के काल में कंबन ने रामावतारम नामक काव्य की रचना की, जिसकी कथावस्तु वाल्मीकि रामायण से ली गई है। बौद्ध विद्वान बुद्धमित्र ने 11वीं शताब्दी में सोलियम नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। इसी प्रकार जैन विद्वान पवनांदी ने नंतमूले नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। सैक्लिरकृत पेरिया पुराणम भी इसी काल की रचना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये काल सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से एक सृजनशील युग था, जिसमें स्थापत्य कला और मूर्ति कला का विकास हुआ। साहित्य की प्रगति के कारण ये युग तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहलाया। चोलों ने सुदूर दक्षिण के एक बड़े भाग को जीतकर राजनैतिक एकीकरण एवं कुशल प्रशासन प्रदान किया, जिसकी प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। प्रश्न संख्या 13। भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार करें। 250 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: भारतीय कला एवं वास्तुकला में पशु शुरू से ही एक महत्वपूर्ण वर्णीय विषय रहे हैं। हड़प्पा काल के प्राप्त कलात्मक अवशेषों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि इस सभ्यता में वृषभ एक महत्वपूर्ण एवं धार्मिक आस्था का प्रतीक था, जिसका अंकन वहां से प्राप्त कलाकृतियों एवं सिक्कों पर मिलता है। यद्यपि सिंह का अंकन नहीं मिलता है, क्योंकि आर्य संस्कृति के कलात्मक अवशेष उतने नहीं प्राप्त हुए, किंतु साहित्यिक प्रमाणों से पता चलता है कि इस काल में गौवंश की सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका थी, जबकि सिंह को साहस एवं वीरता का प्रतीक बताया गया है। सिंह एवं वृषभ की आकृतियों को कलात्मक वर्णीय विषय का मुख्य आधार मौर्य काल में प्राप्त हुआ। अशोककालीन स्तंभों की बनावट एक जैसी होते हुए भी इनके शीर्ष पर विविध पशु आकृतियां स्थापित की गई हैं, जैसे अश्व, सिंह, वृषभ, हस्ती आदि। रामपुरवा से प्राप्त 2 वृषभ एवं सिंह शीर्षों में बसरा, बखिरा आदि स्तंभों से अधिक विकास दृष्टिगोचर होता है। वृषभ की मूर्ति में गति, सजीवता एवं लालित्य परिलक्षित होता है। सांची सिंह शीर्ष में भी सारनाथ की भांति 4 पशु पीठ सटाए बैठे हैं एवं गोल अंड पर चुगते हंसों की पंक्ति रामपुरवा शीर्षक की भांति उत्कीर्ण है। अशोककालीन सारे स्तंभों में सारनाथ शीर्ष सबसे भव्य है एवं अब तक भारत में उपलब्ध मूर्ति कलाओं में सर्वोत्तम नमूना है। किसी देश में इस सुंदर कलाकृति से बढ़कर अथवा उसके समान प्राचीन पशु मूर्ति का नमूना खोज निकालना कठिन है। इसमें वास्तविक बनावट के साथ साथ आदर्श प्रतिष्ठित है।
और वो बनावट में प्रत्येक दृष्टि से और पूर्णतया सूक्ष्म है। शीर्ष 7 फीट ऊंचा है। इसके ऊपर 4 भव्य सिंह पीठ से पीठ सटाए गोल पीठिका पर बैठे हैं। इनके बीच एक बड़ा पत्थर का चक्र धर्म चक्र का प्रतीक था। चक्र में संभवतः 32 तीलियां थीं। सिंहों के नीचे 4 छोटे छोटे चक्र हैं, जिनमें 24-24 तीलियां हैं। कालांतर में सातवाहन, गुप्त, हर्ष, पल्लव, चालुक्य, विजयनगर आदि राजवंशों के सिक्कों और अन्य स्थापत्य कलाकृतियों में सिंह और वृषभ का अंकन अनवरत रूप से देखा जा सकता है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि सिंह और वृषभ भारतीय स्थापत्य मूर्तिकला एवं चित्रकला की मुख्य विषय वस्तु रही है। प्रश्न संख्या 14। समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं? विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदान का वर्णन कीजिए। 250 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: सागर तल की विशाल जल राशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। स्थायी पवनों के प्रवाह, जल के घनत्व व जल के तापमान में अंतर, जल की लवणता, पृथ्वी की घूर्णन गति आदि कारक धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। स्थायी पवनें एक ऐसी शक्ति हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धाराओं की उत्पत्ति का कारण हैं। उष्णकटिबंध में व्यापारिक पवनें महासागर में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली धाराएं उत्पन्न करती हैं, जैसे विषुवत रेखीय धारा। इसी प्रकार शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवनों के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर धाराओं का प्रवाह होता है, जैसे अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, प्रशांत महासागर में क्यूरोसिवो की धारा। तापमान की भिन्नता के कारण उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों से लैब्राडोर तथा क्यूराइल की ठंडी धाराएं दक्षिण की ओर, जबकि गल्फ स्ट्रीम तथा क्यूरोसिवो की गर्म जल धाराएं उत्तरी ठंडे प्रदेशों की ओर प्रवाहित होती हैं। महासागरीय आकार एवं तलीय आकृतियां भी महासागरीय धाराओं को जन्म देती हैं। दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा पश्चिम की ओर चलने की अपेक्षा सेंट रॉक अंतरीप ब्राजील से टकराकर उत्तर व दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। पृष्ठ संख्या 116। महासागरीय तलीय असमानता के कारण गल्फ स्ट्रीम स्कॉटलैंड के निकट विबल टॉमसन कटक को पार करती है तो वो दाहिनी दिशा में मुड़ जाती है। महासागरीय धाराओं का मत्स्य उद्योग पर प्रभाव। महासागरीय जल धाराएं मत्स्य उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। जहां ठंडी व गर्म जल धाराओं का संगम होता है, वहां मत्स्य उद्योग के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न होती हैं। गर्म व ठंडी जल धाराओं के मिलन वाले स्थानों पर प्लैंकटन नामक वनस्पति उगती है, जो मछलियों का प्रिय भोजन होता है। इस कारण ऐसे स्थानों पर मछलियों का संकेंद्रण हो जाता है तथा बहुत मात्रा में मछलियां प्राप्त की जाती हैं। प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो विश्व में मछली पकड़ने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ क्यूरोसिवो की गर्म जलधारा एवं ओयोशियो की ठंडी जलधारा का मिलन होता है, जिस कारण मत्स्य उद्योग के लिए अनुकूल दशाएं पैदा होती हैं। इसी प्रकार अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र भी मत्स्य उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा तथा लैब्राडोर की ठंडी जलधारा मिलती है और मत्स्य उद्योग को लाभान्वित करता है। अतः महासागरीय धाराएं मत्स्य उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। प्रश्न संख्या 15। रबड़ उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित कीजिए। 250 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: रबड़ के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इन वृक्षों के दूध से रबड़ प्राप्त होती है।
रबड़ के वृक्षों के दूध को लेटेक्स कहते हैं। रबड़ के वृक्षों के लिए सदैव ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आदर्श माना जाता है। औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 150 से 200 सेंटीमीटर अच्छी होती है। रबड़ के वृक्षों के लिए कोई भी महीना शुष्क नहीं होना चाहिए। कम से कम 4 सेंटीमीटर वर्षा होना अनिवार्य है। रबड़ उत्पादक देशों का वितरण। रबड़ उत्पादक प्रमुख राष्ट्र निम्नलिखित हैं। पहला, थाईलैंड। ये देश विश्व का लगभग 34% रबड़ पैदा कर प्रथम स्थान पर है। रबड़ के अधिकांश बागान थाईलैंड के दक्षिणी पश्चिमी भाग में हैं। दूसरा, इंडोनेशिया। ये देश विश्व का लगभग 25% रबड़ पैदा करता है। इंडोनेशिया का रबड़ उत्पादन में द्वितीय स्थान है। अधिकांश रबड़ जावा, सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप में उत्पादित किया जाता है। तीसरा, मलेशिया। विश्व में रबड़ उत्पादन में मलेशिया का तीसरा स्थान है। यहाँ विश्व की लगभग 14% रबड़ उत्पादित होती है। जोहारे, मलक्का, सीलांगोर, पेरक, पिनांग आदि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। चौथा, भारत। भारत विश्व का लगभग 8% रबड़ पैदा कर चतुर्थ स्थान पर है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। पर्यावरणीय मुद्दे। 1. रबड़ के बागानों में वृक्षों को कीटों से बचाने के लिए बड़ी मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जो पर्यावरण के साथ मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कीटनाशकों के द्वारा जल, वायु एवं मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होता है। 2. रबड़ के वृक्षों को बढ़ने के लिए विशेष स्थान की आवश्यकता होती है, इसलिए रास्ते का निर्माण करने हेतु वनों की कटाई करनी पड़ती है। अतः रबड़ की उत्पादकता वनों की कटाई को प्रोत्साहित करती है, जो पर्यावरण के लिए खतरा है। 3. द्वितीय विश्व युद्ध में जब दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों से यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका को रबड़ मिलना बंद हो गया, तो इन देशों ने कृत्रिम रबड़ का उत्पादन प्रारंभ कर दिया। कृत्रिम रबड़ जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है, जो प्रदूषण का कारण बनता है। प्रश्न संख्या 16। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि व स्थल संधि के महत्व का उल्लेख कीजिए। 250 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: जल संधि एक संकीर्ण जलमार्ग है जो 2 बड़े जल निकायों को जोड़ता है, जैसे भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो बड़े बड़े स्थलों को जोड़ता है, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य पनामा स्थल खंड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल व स्थल संधि का महत्व। जल व स्थल संधि का सदियों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेष महत्व रहा है। जल संधि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विशेष भौगोलिक भूदृश्य हैं। ये महाद्वीपीय देशों के मध्य दूरी को कम करने में विशेष महत्व रखती है। दूरी कम होने से समय व धन की बचत होती है, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है। कूटनीतिक दृष्टि से जो भी देश 2 सागरों को जोड़ने वाले किसी जल संधि क्षेत्र पर कब्जा रखता है, वो आने जाने वाले व्यापारिक व सैनिक यातायात पर नियंत्रण रख सकता है। मलक्का जल संधि, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। ये जलमार्ग एशिया में पूर्वी व्यापार के लिए महत्व रखता है। चीन, जापान, कोरिया को अधिकांश तेल इसी जलमार्ग से जाता है। स्थल संधि 2 विशाल स्थल खंडों के मध्य संकीर्ण पट्टीनुमा स्थल है, जिसको काटकर नहर का रूप दिया जाता है। ये नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनसे भी महाद्वीपीय दूरी कम होती है। इस प्रकार की मुख्य 2 नहरें स्वेज व पनामा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। स्वेज नहर
जो अफ्रीका व एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। इस नहर के बन जाने के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया। इससे लगभग 6000 मील की दूरी कम हो गई। इससे अनेक देशों, पूर्वी अफ्रीका, ईरान, अरब, पाकिस्तान, भारत, सुदूर पूर्व एशिया के देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ व्यापार में बड़ी सुविधा हो गई और व्यापार बहुत बढ़ गया। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य स्थित पनामा स्थल संधि को काटकर पनामा नहर का निर्माण किया गया। ये नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है तथा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। ये नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुखतम जल मार्गों में से एक है। पनामा नहर के निर्माण से अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी लगभग 8000 मील कम हो गई है। यूरोप के पश्चिमी तट तथा अमेरिका के पश्चिमी तटों के मध्य, एशिया के पूर्वी तटों व यूरोप के पश्चिमी तटों के मध्य व्यापार के लिए ये मार्ग बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि व स्थल संधि का अपना अपना विशेष महत्व है। प्रश्न संख्या 17। क्षोभ मंडल वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करती है। कैसे? 250 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है जो पृथ्वी की सतह से औसतन 16 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर मापी गई है। इस परत को ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। ये नामावली टीजरेंज डी बोट ने दी थी। क्षोभ मंडल में तेज वायु प्रवाह के कारण अधिक ऊंचाई तक ताप का संवहन होता है। चूंकि इस परत में धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित हैं, इसलिए समस्त मौसमी परिवर्तन जैसे बादल, कोहरा, ओला, तुषार, आंधी तूफान, विद्युत गर्जन आदि इस परत में होते हैं। पृष्ठ संख्या 117। क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल का मुख्य गुण इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होना है। इसी गुण के कारण समस्त मौसमी प्रतिक्रियाएं होती हैं। क्षोभ मंडल में धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान ह्रास हो जाता है। क्षोभ मंडल में दिन के समय सूर्य का ताप पृथ्वी की सतह को अधिक गर्म करता है, जिससे पृथ्वी की सतह के निकट वायु गर्म होकर विरल व हल्की हो जाती है। ये विरल व हल्की वायु ऊपर की तरफ उड़ती है। जैसे जैसे वायु एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ती है तो वायु ठंडी होने लगती है। वायु के पर्याप्त रूप में ठंडा होने से वायु में उपस्थित जलवाष्प धूल कणों के चारों ओर संघनित हो जाती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प अपने भीतर स्थित गुप्त ऊष्मा को बादलों में छोड़ते हैं। फलस्वरूप बादल और अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं। ये बादल ही वर्षा, हिमपात, मेघ गर्जन, तड़ित झंझा आदि मौसमी घटनाओं का कारण बनते हैं। अतः उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट होता है कि क्षोभ मंडल एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत है जो मौसमी प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करती है। प्रश्न संख्या 18। भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए। 250 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: पंथ की सामाजिक सच्चाई पंथिक कृत्य में निहित है। ये पूजा उपासना की पद्धति से जुड़ा कृत्य है। ये भावनाओं एवं दृष्टिकोण, प्रतीकों अर्थात मुद्राएं, शब्द, रीतियां एवं पद्धतियां का जटिल मिश्रण है तथा प्राथमिक तौर पर पवित्र शक्ति तथा उससे भी परे पारलौकिक से संबंधित है।
ये सहक्रिया तथा सामाजिक सीमा को लिए हुए है। इसके अंतर्गत जन सामान्य एवं पुरोहित वर्ग का संबंध नगण्य तो नहीं है, पर दूसरे स्थान पर अवश्य है। पंथ एक स्वैच्छिक संस्था है। ये उन सभी के लिए खुली है जो इसमें शामिल होने व भाग लेने की इच्छा रखते हैं, पर जहाँ ये गुप्त है वहाँ ये अति विशिष्ट हो जाता है। सामान्यतः पंथ आर्थिक मामलों को छोड़कर सख्त नहीं है, तथापि ये अपने सदस्यों को इसकी विचारधारा और सुपरिभाषित अनुष्ठानों की पद्धति के मुताबिक चलने की ओर प्रवृत्त होता है। एक पंथ अन्य सभी बातों से ऊपर एक सिद्धांत पर जोर देता है अथवा एक देवता और देवी पर कुछ निश्चित विशेषताओं का दृष्टिकोण लिए केंद्रित होता है। पंथों का विकास महानगरों में अधिक तेजी से होता है, जहाँ सांस्कृतिक तौर पर अलग अलग लोग एक साथ रहने के लिए बाध्य होते हैं तथा वे अत्यधिक तेजी से बढ़ते सामाजिक परिवर्तन को महसूस करते हैं। ये दृश्य अनिश्चितता एवं शक्तिहीनता की स्थितियां पैदा करता है तथा परिणाम स्वरूप सामंजस्यता की समस्या उत्पन्न करता है। पंथ इन स्थितियों को सुलझाने में मदद करते हैं। प्रश्न संख्या 19। क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? तर्कसंगत उत्तर दें। 250 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: धर्मनिरपेक्षता एक जटिल तथा गत्यात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में किया गया। ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धर्म और धर्म से संबंधित विचारों को इहलोक संबंधित मामलों से जानबूझकर दूर रखा जाता है, अर्थात तटस्थ रखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्वधर्म संभाव से संबंधित है। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है कि सभी धर्मों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पंथों का गंतव्य समान है। हालांकि पथ स्वयं भिन्न हो सकते हैं, जिसका अर्थ है सभी धर्मों का समान सम्मान। धर्मनिरपेक्षता का ये मॉडल पश्चिमी समाजों द्वारा अपनाया जाता है, जहां सरकार धर्म से पूरी तरह अलग होती है, यानी चर्च और राज्य को अलग करना। कोई आधिकारिक धर्म भारत किसी भी धर्म को आधिकारिक नहीं मानता, ना ही ये किसी विशेष धर्म के प्रति निष्ठा रखता है। भारत का कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। हालांकि विवाह, तलाक, विरासत, गुजारा भत्ता जैसे मामलों में व्यक्तिगत कानून अलग अलग होते हैं। धर्म में निष्पक्षता है। भारत किसी विशिष्ट धर्म के मामलों को नहीं रोकता। ये सभी धर्मों का एक दूसरे के समान आदर करता है। ये सभी धर्मों के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन देता है। नागरिक अपने धर्म को चुनने और पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता धार्मिक बहुलता को दूर करने का एक साधन है और यह अपने आप में एक अंत नहीं है। इसने विभिन्न धर्मों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्राप्त करने का प्रयास किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 20। अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नई तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। 250 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर: सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व निवेश के माध्यम से विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक अंतरक्रिया व एकीकरण की प्रक्रिया को भूमंडलीकरण की संज्ञा दी जाती है। विश्व में भूमंडलीकरण एवं नई तकनीक का उपयोग निम्न प्रकार स्पष्ट होता है। 1. धातु अयस्क की धीरे धीरे कमी हो रही है, किंतु प्रौद्योगिकी के आने के बाद विकसित देश उच्च तकनीकी की खनन मशीनों से धातु अयस्क का उत्खनन
करने लगे, जिससे धातु अयस्क का उत्पादन बढ़ रहा है। भारत भी अब उसी तकनीक का उपयोग करके अपने खनन उद्योग को तेजी से डिजिटल कर रहा है। 2. वन्य जीवन की कई प्रजातियां दुर्लभ होती जा रही हैं। भारत वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पश्चिमी देशों में उपयोग की जाने वाली आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहा है। इनसे जंगली जानवरों पर निगरानी रखने के लिए डिजिटल कॉलर, सैटेलाइट इमेज, ड्रोन शामिल हैं। भारत का वन्यजीव संरक्षण के लिए अमेरिका के साथ समझौता हुआ है, जिसमें वन्यजीव की दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण में अमेरिका भारत की प्रौद्योगिकी रूप से मदद करेगा। 3. जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि की दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। नवीन नवीकरणीय प्रौद्योगिकी जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर सकती है। भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में यूरोपीय संघ, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन के साथ अक्षय ऊर्जा सहयोग समझौता किया है। इस समझौते के तहत ये विकसित राष्ट्र भारत को नवीन व उच्च तकनीक में सहयोग करेंगे। 4. विकासशील राष्ट्रों को अपने दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए नवीनतम तकनीकों की आवश्यकता है। अमेरिका के नासा और भारत के इसरो उपग्रहों में एक साथ सहयोग कर रहे हैं, जो भारत में दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में मदद करेगा। 5. प्रदूषण व तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण ताजे जल का संकट विश्वव्यापी है। भारत के बड़े शहरों में पेयजल का संकट बना रहता है। इजराइल की कंपनी हैलियट पाइप ने भारत के लिए सीवेज जल उपचार संयंत्र विकसित किया है, जिससे अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग किया जा सकेगा। अतः स्पष्ट है कि भूमंडलीकरण व नई तकनीकी के द्वारा भारत में अपर्याप्त संसाधनों को विकसित किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 118।